Hello everyone, my name is Subhas. Today we are going to start a new chapter of science and chapter is friction. Basically this is your 12th chapter of class 8th. Okay, देखो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं एक और नए फोर्स के बारे में जो है फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन। देखो इसको समझने के लिए एक आधे अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं कि एक बॉल को, एक स्फीयर को आप रोलिंग करवाओ आप। जैसे मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस है और यहाँ पर एक स्फीयर को मैं रोलिंग करवा रहा हूँ, ऐसे रोल करवा रहा हूँ उसको। तो रोल करवा के उसको मैंने छोड़ दिया ऐसे एक बार। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये जो स्फीयर है वो कुछ देर बाद में रेस्ट पे आ जाएगा। मान लो कि यहाँ तक आ पाया और यहाँ आके रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, कि इसको अपन ने रोलिंग करवाया तो रोलिंग करते करते यहाँ तक आ गया और ये रेस्ट पे आ गया, है ना। अब सवाल ये आता है कि ऐसा कौन सा फोर्स काम कर रहा था जिसकी वजह से इसका मोशन जो है वो अपोज हुआ। क्योंकि यहाँ पर तो ये मोशन में है ना, रोलिंग कर रहा है और यहाँ रेस्ट पे आ गया, तो डेफिनेटली कोई अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज कर रहा है, जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो अब वह फोर्स कौन सा है जो इनविजिबल है, वो आपको दिख भी नहीं रहा, है ना। देखो उसी फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स देखो कैसे कि जब ये बॉडी यहां से यहां मूव कर रही है, यहां से चल के यहां पर आ रही है, उस टाइम पे इस बॉडी की सरफेस और जो ये ग्राउंड सरफेस है उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। और वह फोर्स ऐसा है कि उसका डायरेक्शन जो होगा वो इसके मोशन के अपोजिट होगा। तो ये जो अपना आएगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो फोर्स है वो इस रोलिंग बॉडी के मोशन के अपोजिटली काम करता है। तभी तो ये बॉडी रुक पाएगी। क्योंकि यदि ये फोर्स जो होता, यदि इस साइड में काम करता, अलोंग दी मोशन काम करता, तो उस केस में ये बॉडी उल्टा एक्सेलरेट होती, इसकी स्पीड बढ़ती। बट ऐसा नहीं हुआ, बॉडी की स्पीड कम होते होते जीरो हो गई। इट मीन्स कि जो फोर्स काम कर रहा है, जो इनविजिबल फोर्स काम कर रहा है, वो डेफिनेटली इस मोशन के अपोजिट में काम कर रहा है। और उसी फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ओके। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि एक स्मूथ फ्लोर पे चलना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली रफ फ्लोर, है ना। जैसे मान लो मार्बल वाला फ्लोर है तो उस पर चलना मुश्किल होता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मूथ फ्लोर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है। और यदि फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो अपन चल नहीं पाएंगे उसके ऊपर, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप डेली ऑब्जर्व करते हो जहां फ्रिक्शन अप्लाइड होता है ना। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो एक चौक है और चौक से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे लेट्स सपोज साइंस, है ना, साइंस। अब सोचो कि यदि ये बोर्ड जो है वो काफी स्मूथ होता, मतलब कि बिल्कुल परफेक्टली आइडियल होता, काफी स्मूथ होता, तो उस टाइम पर ये चौक से मैं यहाँ लिख ही नहीं पाता बिकॉज ये बार बार चौक स्लिप करती, है ना, मालूम पड़ रहा है। या मान लो इस चौक को मैंने होल्ड कर रखा है, अब ये होल्ड भी मैं तब कर पा रहा हूँ क्योंकि ये क्या थोड़ी रफ चौक है। यदि ये स्मूथ होती तो इट इज मोर टिपिकल टू होल्ड इट, है ना। और यदि आइडियली बहुत ज्यादा स्मूथ होती तो इसको अपन होल्ड नहीं कर पाते अपन। तो फ्रिक्शन जो है उसके बहुत सारे एडवांटेज भी है, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। जैसे यहाँ पर देखो, इसके मोशन को अपोज कर दिया तो इसने एनर्जी को लॉस कर दिया, तो फ्रिक्शन का यहाँ पर ये क्या है, डिसएडवांटेज है। और यहाँ पर देखो, जैसे मैंने लिख पाया मैं, तो लिखना कब पॉसिबल हुआ, जब फ्रिक्शन था। क्योंकि यदि ये बोर्ड काफी स्मूथ होता तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम काम करता, और उस केस में इट इज वेरी टफ टू राइट डाउन एनीथिंग ऑन दिस बोर्ड। Okay, so it is clear that friction is a invisible force that always try to oppose the relative motion of body, है ना, कि इन बॉडीज का जो मोशन होगा उसको अपोज करने की कोशिश करता है ना, अपोज करने की कोशिश करता है। ओके, तो इसमें आप लिखो एक बार, इसका डेफिनेशन लिखो आप। डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इसके अंडर में लिखो आप, इट इज एन, है ना, इनविजिबल फोर्स which opposes the relative motion
रिलेटिव मोशन है ना बिटवीन टू सरफेसेस, बिटवीन टू सरफेसेस है ना, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये एक अपोज करने वाला फोर्स है जो बॉडीज के मोशन को अपोज करता है। अच्छा, इसके अलावा इसके बहुत सारे इसके एडवांटेज भी है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, वो सब कुछ अपन डिटेल में अपन पढ़ाई करेंगे इस चैप्टर के है ना अंडर में। ओके, अच्छा, इस फ्रिक्शन को और अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए, समझने के लिए अपन एक आधे एग्जांपल और एक्टिविटी और करते हैं। जैसे मान लो कि ओके, इसको आप नोट करें एक बार के लिए और आप आगे लिखिए इसमें आप आगे नोट डाउन करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है नया हेडिंग का नाम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसको समझने के लिए आप एक काम करिए कि लेट्स सपोज कि ये है कोई फ्लोर मान लो, है ना, फ्लोर है ना, ग्राउंड मान लो भले ही, या फ्लोर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास में मान लो यहां पर एक बुक है, ये मान लो बुक है ना। अब मैं एक एक्टिविटी यहां पर ये कर रहा हूं कि इस बुक को मैं इस साइड में पुश कर रहा हूं, इस साइड में, राइट की ओर, है ना, ऐसे इस साइड में। तो जब मैं इसको पुश करके छोड़ दे रहा हूं एक बार के लिए, कि इसको मैं मान लो पुश किया और छोड़ दिया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस ये बुक वापस से क्या आएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, किस साइड में आएगा, रेस्ट पर आएगा। अब सोचो कि इस बुक पे जो अपन ने फोर्स लगाया है वो इस साइड में था और फिर भी ये बॉडी रुक गई, इट मीन्स कि डेफिनेटली कोई एक और फोर्स है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट इज ट्राइंग टू अपोज द मोशन, और वह फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, और वह फोर्स इस मोशन के उल्टा होगा, अपोजिट में होगा। तो दिस इज दैट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, है ना। ये यदि ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन है, मैं लिखूं यहां पर कि जो मोशन है वो इस साइड में हो रहा है ना, जो मूवमेंट है बॉडी का वो इस साइड में हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, अपोजिट में काम कर रहा है, इस साइड में काम कर रहा है। अब ये अपना हो गया एक्टिविटी नंबर 1, या मान लो केस 1 हो गया। अब आप एक और काम करो कि केस 2 में अब की बार आप इस बॉडी को, है ना, मान लो कि यहां पर बुक है, वही सेम बुक ये अपन ने मानी है यहां पर, है ना, बुक मैंने चेंज नहीं की है, और अब की बार मैं इस बुक को इस साइड में पुश कर रहा हूं और छोड़ दिया पुश करके, तो ये बॉडी या बुक जो है कुछ देर तक यहां पर आएगी और मान लो कि यहां आके रेस्ट पे आ गई, मान लो कि यहां आके रेस्ट पे आ गई, है ना। ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो आराम से कि ये डेफिनेटली आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस विल बी एट रेस्ट। नाउ ट्राई टू, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। देखो यहां पर कि यदि ये यहां पे आके रेस्ट पे आ गई तो डेफिनेटली अपोजिंग फोर्स जो होगा वो अब की बार इस साइड काम कर रहा है, तभी तो बॉडी रुक पाएगी, क्योंकि यदि कोई फोर्स उस साइड में ही काम करेगा, इसके मोशन के अलोंग काम करेगा, तो बॉडी कभी रेस्ट पे आ ही नहीं पाएगी, दैट विल बी एक्सेलरेटिंग, है ना, कंटिन्यूअसली। बट इन दिस केस ये आपकी बुक रेस्ट पे आ रही है, इट मीन्स कि जो फ्रिक्शन फोर्स अब की बार एक्ट हो रहा है वो हो रहा है इस सरफेस के उल्टा, मतलब कि इस मोशन के अपोजिट में, इस साइड में। अब इस एक्टिविटी से मुझे क्या क्लियर हो रहा है, मुझे क्या क्लियर हुआ इस एक्टिविटी से, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे एक बात समझ में यहां से ये आ रही है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। इन फर्स्ट केस यू कैन सी दैट द मोशन वाज इन दिस डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन वाज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, मीन्स की अपोजिट। और यहां भी अपन देख रहे हैं कि यदि मोशन मैंने उल्टा कर दिया, आपकी बार लेफ्ट की ओर कर दिया, पहले राइट में था अब मैंने लेफ्ट में कर दिया, तो फ्रिक्शन आपकी बार राइट में काम कर रहा है ना। तो यहां से अपने को यह मालूम पड़ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस पॉइंट को आप नोट करें, है ना, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट डाल लें और लिखिए कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स is always opposite to direction of motion
ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंक्लूजन। यह है कंक्लूजन उस एक्टिविटी का जो अपन ने अभी परफॉर्म की थी, उसका यह रहेगा कंक्लूजन। ओके, अच्छा इसको नोट करिए आप एंड वी विल मूव फर्दर। ठीक है, देखो इसमें नाउ मूविंग फॉरवर्ड योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, एलिमेंट है जो फ्रिक्शन फोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, या आप ये बोल दो इसमें कि ऑन विच फैक्टर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स कहां डिपेंड करता है। ओके, तो देखो इसमें आप, अच्छा अब तक के लेक्चर में आपने ये समझ लिया कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो इनविजिबल है और वो दो सरफेस के बीच के मोशन को अपोज करता है। इट मीन्स कि इट ट्राइज टू अपोज द रिलेटिव मोशन। नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस दैट ऑन विच फैक्टर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स, है ना। ओके, अब देखो इसमें, इसको समझने के लिए पहला पॉइंट देखो आप, फ्रिक्शन फोर्स depends on smoothness, है ना, smoothness and roughness of two surfaces, देखो इसमें कैसे, अभी देखो इसमें आप कि जैसे मान लो लेट सपोज कि यहां पर ये सरफेस है कोई ना कोई, है ना, और यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं मैं, और इस ऑब्जेक्ट को यदि मैं इस साइड पुश करता हूं तो ये कुछ डिस्टेंस आगे रुकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपना अपोजिट में काम कर रहा है, अच्छा अब यहां पर भी इसको समझने के लिए देखो आप कि लेट सपोज कि एक बार तो मैंने ये मान लो ब्रिक है, BRIC ब्रिक, है ना, ईंट है ना, ब्रिक है, इसको मैंने ऐसे ही, है ना, इस साइड में पुश कर दिया इसको, तो मान लो कि ये डिस्टेंस यहां आ गई और यहां के मान लो रुक गई है, और ये डिस्टेंस मान लो कितना है आपका, लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसको मैंने मान लिया कि 10 मीटर डिस्टेंस है, कितना जूम कर लिया अपन ने, 10 मीटर। अब इसी ब्रिक को उसी सरफेस के ऊपर आप दोबारा से, है ना, थ्रो करो आप, कैसे, लेकिन अब की बार एक काम करोगे, उस ब्रिक को आप एक पॉलीथीन में रैप कर दो, आप पॉलीथीन में इसने आपने इसको रैप कर दिया, ये है पॉलीथीन, प्लास्टिक, है ना, पॉलीथीन। अब यदि आपने इस ब्रिक को पॉलीथीन से पैक करके फिर से आपने सेम एक्टिविटी परफॉर्म की फिर से, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अब की बार ये ऑब्जेक्ट कुछ आगे तक जा पाएगा, और यदि यहाँ का डिस्टेंस 10 मीटर मान रखा था अपन ने, तो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस विल बी मोर देन प्रीवियस। सो लेट सपोज दिस इज 12 मीटर डिस्टेंस, ऐसा होता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, यू कैन परफॉर्म एट योर होम ऑल्सो कि ऐसा होता है, ऐसा होगा। अब इससे मुझे समझ में क्या आ रहा है ना, कि यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, देखो मुझे यहाँ से एक बात मालूम पड़ रही है कि जब मैंने इसको पॉलीथीन में रैप कर दिया तो उस टाइम पर जो इसका स्मूथनेस है बढ़ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, क्योंकि जितना फ्रिक्शन फोर्स कम होगा उतना ही दूरी तक बॉडी आपकी जा पाएगी। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग था, हेवी था, इसलिए वह बॉडी ओनली यहां से यहां तक आ पाई, और सेकंड केस में आपने पॉलीथीन यहां पर रैप कर दी है, तो पॉलीथीन रैप करने से इसका जो स्मूथनेस है बढ़ गई, स्मूथनेस बढ़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम हो गया होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। तो यहां से ये मालूम पड़ा अपने को कि स्मूथनेस बढ़ने से दो सरफेस के बीच का या सरफेसेस का जो है ना स्मूथनेस है उसको अपन इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। इसका मैं उल्टा बोलूं, रिवर्स बोलूं आपको, तो यदि रफनेस बढ़ेगी, सरफेसेस के बीच का रफनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ओके, ये नोट कर लिया आप, इसको मैं लिखवा रहा हूं आपको ना।
ये आप इसमें नोट करिए कि फ्रिक्शन फोर्स ये आपको पॉइंट याद करना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेस एज स्मूथनेस इंक्रीजेस, कि जब स्मूथनेस बढ़ती है सरफेस की उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम होता है और तभी आपका जो ब्रिक था वो ज्यादा डिस्टेंस तक जा पाया था, है ना। ये एक पॉइंट आपको याद करना है। ये पॉइंट भी अपन ने एक एक्टिविटी से समझ लिया कि ऐसा होता है। ओके, इसके अलावा देखो आप थर्ड पॉइंट देखो आप, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये काफी आसान पॉइंट है कि जैसे मान लो कि मेरे पास में दो फ्लोर है। एक तो मान लो मार्बल का फ्लोर है, काफी स्मूथ है, मार्बल का है ना, मार्बल का। और एक मान लो सीमेंटेड ही है, एक सीमेंट से बनाई हुई ओनली, दो फ्लोर है सीमेंट का। ठीक है, मैंने दो फ्लोर अज्यूम कर लिए, है ना, डिफरेंट की। एक मार्बल फ्लोर है, अच्छा स्मूथ है तो, और ये थोड़ा बहुत रफ है कंपैरेटिवली दैट फ्लोर। अब मैं एक काम करूं कि एक ब्लॉक को, एक बुक को यहां से पुश करूं इस साइड में, और मैं वही एक्टिविटी यहां भी कर रहा हूं, मैं कि उसी बुक को मैं यहां भी पुश कर रहा हूं इस साइड में। नाउ यू हैव टू टेल मी दैट ऑन विच फ्लोर द बुक कैन कवर मोर डिस्टेंस। ओके, कि कौन से फ्लोर पे बुक का डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाएगी, है ना। देखो मैंने जितने फोर्स से इसको यहां पे पुश किया है उतने ही फोर्स से मैंने इसको यहां पुश करके छोड़ दिया एक बार। अब ये अपने आप चलेगी कुछ देर तक, यहां से यहां आ गई, मान लो यहां से ये मान लो यहां आ गई। तो बताओ कि आप सोच के बताना मुझे, थिंक वेरी ना वाइजली, कि यहां पर कौन से फ्लोर पर जो बुक का डिस्टेंस होगा दैट विल बी मोर। नो डाउट दैट मार्बल के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करेगी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली सीमेंटेड फ्लोर के। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्बल जो है वो काफी स्मूथ है ना। तो अभी अपने को यहां से समझ में आ रहा है कि एक ही बॉडी थी, उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहां डिपेंड कर रहा है, सरफेस के नेचर पर, कि सरफेस किसकी बनी हुई है। यदि सरफेस मार्बल की बनी हुई है तो वहां फ्रिक्शन अलग होगा, यदि सरफेस सीमेंट की बनी हुई है तो वहां का फ्रिक्शन फोर्स डिफरेंट होगा। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, दैट नेचर ऑफ सरफेस। कहीं ना कहीं अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये एक और दो पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है दीज आर इंटरलिंक्ड, है ना। जो बातें अपन ने यहाँ की वो बात भी अपन ने यहाँ भी कर ली, बट आपको इसको याद ऐसे ही करना है कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ए सरफेस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसको नोट करिए आप पढ़ना फटाफट से, वो देखो आगे इसमें। अच्छा देखो इसमें थर्ड पॉइंट देखो आप, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट है ना, एक मिनट होल्ड करना। ओके, देखो द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि जैसे अपन एक काम करें कि लेट सपोज कि यहां पर ये फ्लोर है, सरफेस है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ना। और लेट सपोज कि इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। कितना मान लिया अपन ने, 10 kg। और वही सरफेस है, सेम सरफेस अपन ने एज्यूम की है, बट अब की बार एक और ऑब्जेक्ट ले हुआ आप, और इस ऑब्जेक्ट का मास मान लो आप कितना, 20 kg। ठीक है, अब बताना मुझे आप इसमें कि मैं दोनों बॉडीज को, है ना, पुश कर रहा हूं यहां से, तो विच बॉडी विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस, यू हैव टू टेल मी। ऑब्वियसली ये जो बॉडी होगी वो कुछ आगे तक आएगी कंपैरेटिवली दिस बॉडी। क्या मेरी बात सही है क्या? देखो कैसे, और देखो एक और चीज इसमें कि यदि डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है कोई बॉडी, इट मीन्स कि वहां फ्रिक्शन फोर्स कम काम कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, अपोज करने वाला फोर्स है।
जब अपोजिशन कम होगा तभी तो बॉडी आगे मूव कर पाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली ये वाला जो बॉडी का डिस्टेंस होगा वो मान लो यहां से यहां आ गई, है ना। तो ये बॉडी जो है यहां से ओनली यहीं पे आ पाएगी। और यहां से मुझे एक और बात क्लियर हो रही है कि फ्रिक्शन फोर्स यहां पर इस केस में कम काम कर रहा है, उसका वैल्यू कम है कंपैरेटिवली दिस। इट मींस कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी, कि उसी के मास पे डिपेंड भी करता है। कि यहां पर मास आपका हेवी कर दिया अपन ने, देखो 20 kg है, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बनेगा, और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बनेगा, ज्यादा एक्ट करेगा, तभी तो बॉडी का डिस्टेंस कम कर पाइए, है ना। तो यहां पर भी आपको ये पॉइंट नोट करना है कि फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज मास, है ना। पहले पार्ट में अपन ने ओनली ये लिखा कि डिपेंड करता है, अब मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं, बता रहा हूं कि डिपेंड कैसे करता है ना। देखो इसमें फ्रिक्शन फोर्स है ना इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास को इंक्रीज करने से फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज cause of friction। ठीक है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए कि इस फ्रिक्शन के होने की वजह क्या है, व्हाट इज द मेन कोज, है ना, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फ्रिक्शन, कि ये क्यों प्ले में आता है, ये क्यों एक्ट करता है, इसका रीजन क्या है ना। अब यदि आपने चैप्टर को बहुत ध्यान से सुना है, पढ़ा है अब तक, तो आप आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन का मेन वजह क्या है। देखो आप यहां पर, आपको मैंने कहा था कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लेस होता है, कम होता है कंपैरेटिवली रफ सरफेस। अब देखो इसमें, है ना, ऐसा क्यों होता है वो देखो आप एक इसको चेक करो आप। बेसिकली कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकती, हर किसी सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी होती है, इरेगुलरिटी ना। तो इसमें लिखो आप पहले, है ना, फ्रिक्शन फोर्स इज बिकॉज ऑफ irregularities between two surfaces। अब इस चीज का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेगुलरिटी। देखो आप सोचना कि यदि मैं सरफेस, मान लो कि लेट सपोज कि मेरे पास में ये है, ओके, मान लो ये है मेरे पास में, है ना, बॉक्स है। अब ये सरफेस देख पा रहे हो आप, अब ये सरफेस जितना आपको लग रहा है कि स्मूथ है, बट परफेक्टली यदि अपन इसको देखेंगे जूम करके माइक्रोस्कोप से, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। यहाँ पर ये इतना स्मूथ है नहीं जितना आपको दिख रहा है, ये मतलब कि हर सरफेस कुछ ना कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। बट ये जो है वो आपको ऐसे दिखता नहीं है, दिस इज नॉट विजिबल सो इजीली बाय ह्यूमन आईज। इसको देखने के लिए यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप ना। तो यदि आप उस चीज को देखोगे ना, ये माइक्रोस्कोप मान लो आप, जिससे आप देखोगे तो ये सरफेस जो है आपको, जो आपको अभी स्मूथ लग रही है, ये बोर्ड मान लो आप, ये बोर्ड जो है वो भी इतना स्मूथ नहीं है। इसमें इसके जो एटम्स है, जो पार्टिकल्स है, वो बिल्कुल ऐसे सेट नहीं हो रखे, वो ऐसे ऐसे, है ना, जिगजैग बने हुए हैं, जिगजैग, है ना। अब देखो ये इस चीज को बोलते हैं अपन इरेगुलरिटी, और इसी की वजह से फ्रिक्शन फोर्स प्ले में आता है। देखो कैसे है, सोचो कि जब इस सरफेस के ऊपर एक और बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, अब इस बॉडी की कहानी भी सेम होती है कि इस बॉडी की सरफेस में भी क्या होगी, देयर विल बी सम इरेगुलरिटी, ऐसी सरफेस होगी। ये है इसका एक्चुअल ओरिएंटेशन, ये इसका है एक्चुअल डायग्राम इसका, कि इस सरफेस पे भी यहां पर क्या होगा, देयर विल बी सर्टेन इरेगुलरिटी। नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्लाइड दिस बॉडी ओवर दिस सरफेस, देन इनके बीच का जो ये इरेगुलरिटी है ना, वो लॉक हो जाती है हमेशा, वो इंटरलॉक हो जाती है, इंटरलॉक, है ना। जैसे मान लो कि इसका जो ये पार्ट है वो यहाँ के इसमें फंसेगा, तो जब इसको अपन यहाँ स्लाइडिंग करवाएंगे तो इसकी जो इरेगुलरिटी है वो इस सरफेस की इरेगुलरिटी के अंदर लॉक हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती है। और इंटरलॉक होने से ही ये जो
बॉडी है या सरफेस जो है इस बॉडी को चलने से अपोज करती है, मोशन के होने को अपोज करती है ना। तो पहली बात तो इस यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो परफेक्टली आइडियल हो, परफेक्टली स्मूथ हो, नहीं। हाँ, स्मूथनेस कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है ना, सरफेस बाय सरफेस, बट ये कहना गलत हो जाएगा कि कोई भी सरफेस जो है वो आइडियली 100% स्मूथ है, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हर किसी सरफेस में कुछ ना कुछ अमाउंट का, कुछ ना कुछ डिग्री का इरेगुलरिटी होगा, और यदि सब में ऐसा है तो जब स्लाइडिंग करेंगे तो वो जो इरेगुलरिटीज है ना, दे विल लॉक, और लॉक होने से द मोशन विल अपोजिस, और उसी को अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो जब मैं इस बॉडी को इस साइड में पुश करूंगा तो इसकी सरफेस की जो इरेगुलरिटी है वो इसमें लॉक होगी, और लॉक होने से ये मोशन अपोज होगा, और अपन फिर इसको ऐसे मान लेते हैं कि हाँ इस साइड में एक फोर्स काम कर रहा है जो मोशन को अपोज कर रहा है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो इसको आप लिखो कि ड्यू टू, इसको नोट कर लिया अपना एक बार के लिए, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोज क्या है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन क्यों आता है प्ले में, फ्रिक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है, इसके एग्जिस्ट करने की वजह यही होती है। यहां से एक और बात मुझे मालूम पड़ती है कि जो सरफेस जितनी स्मूथ है वहां पे इंटरलॉकिंग उतनी कम होगी। सरफेस यदि बहुत ज्यादा स्मूथ है तो इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कम बनेगा, अपोजिशन कम बनेगा। तभी तो मैंने आपको लिखवाया था अभी प्रीवियस टाइम पर कि स्मूथ सरफेसेस का फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, क्योंकि वहां पे इंटरलॉकिंग भी कम होती है, तभी अपन बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स भी वहां पे क्या होगा, कम होगा, डेफिनेटली। ओके, इसको नोट करें, और मैं आपको इसमें लिखवाता हूं चीजों और है ना। ड्यू टू इंटरलॉक होना, द irregularities है ना, regularities of two surface while motion के ड्यूरिंग है ना, while motion create an opposition force, an opposing force, and this force is called frictional force. Is it clear to you? है ना, ये आसान सा पॉइंट है कि ड्यू टू इंटरलॉकिंग द irregularities of two surfaces while motion create a opposing force, and this invisible force is known as frictional force. Okay, I think ये क्लियर होगा आपको ना। अच्छा, अभी देखो इसमें आगे अपन पढ़ेंगे इसमें कि फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं, कि काइंड ऑफ फ्रिक्शन 2-3 टाइप का होता है। इसके बाद में हाउ वी कैन रिड्यूस और इंक्रीज फ्रिक्शनल फोर्सेस। ओके, देखो इसमें आगे अपन देखते हैं इसमें। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं इसमें कि फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन या टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ओके, देखो यहाँ पर मेनली आपको, हालांकि इसमें आपको इतना है नहीं, 11th क्लास जब आप आओगे ना 11th क्लास के अंदर, तो 11th क्लास में ये चीज़ें बहुत डिटेल में दे रखी है आपको, बट अभी अपन बेसिक अपना आइडिया कर रहे हैं कि क्या होता है ना इसमें। तो अभी आप लिख सकते हो आप काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन या टाइप ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो मेनली 3 टाइप का हो सकता है। या तो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। इसके बाद में या हो सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और लास्ट में आपके आएगा, लास्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब जैसा इनका नाम है ना वैसा इनका डेफिनेशन भी है, वैसा इनका काम भी है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ऑल्दो कि आपकी इतना कुछ है नहीं सिलेबस में, बट फिर फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको एक बार।
कि स्टैटिक क्या होता है। देखो नाम से आपको अपीयर हो रहा होगा, फील हो रहा होगा कि जब तक बॉडी रेस्ट पर है ना, उस टाइम तक जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसका नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सवाल बच्चों को ये आता है कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल है क्या? देखो आप सोचना एक बार के लिए कि फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर एक सरफेस है और ये मान लो एक बॉडी है, ठीक है ना, ये मान लो एक बॉडी है ना। अब यहां से लेट सपोज कि आपने एक स्ट्रिंग बांध दी, थ्रेड स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ना, और आपने इस बॉडी को पुल करने की कोशिश की। मान लो इसको आप यहां से क्लैंप करके इसको आप पुल कर रहे हो आप, और लेट सपोज एक काम करना आप कि स्टार्टिंग में आप बहुत कम फोर्स लगाना। यहाँ पे आप जब आप इसको पुल कर रहे हो तो पुलिंग फोर्स आप बहुत कम रखना आप, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि बहुत कम फोर्स से ये बॉडी आपकी मोशन में आएगी ही नहीं। क्या मेरी बात सही है कि जब अपन इसको पुल कर रहे हैं स्ट्रिंग से तो आपने बहुत हल्का सा पुल किया, इसको बहुत कम फोर्स से आप इसको पुल कर रहे हो, तो उस केस में पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये बॉडी आपकी मोशन में नहीं आएगी, वही रहेगी। अब इसको मोशन में लेके आने के लिए इंक्रीज फोर्स, कि ये जो फोर्स आपका है ये आप फोर्स खुद आप अप्लाई कर रहे हो इसको आप। अब जब मैंने इस फोर्स एफ को बहुत कम रखा है, काफी कम रखा है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। When I will increase the force F, then at a certain value of force, the body will start to move. The body will start to move. Now come to back कि जब मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ कुछ ना कुछ, है ना, और ये बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब ये बॉडी मूव करेगी उस टाइम पर यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स बनने की कोशिश कर रहा है। सोचना आप इस चीज को कि अभी तक अपन वो केस पढ़ रहे हैं जिसमें बॉडी मूव नहीं करी है अब तक। तो आपने कुछ फोर्स लगा दिया और आपका फोर्स सफिशिएंट नहीं रहा इसको मूव करवाने में, तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है उसका नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि सोचो कि लेट सपोज कि फोर्स F इक्वल टू मान लो 1 न्यूटन लगाया अपन ने, 1 न्यूटन ये फोर्स का वैल्यू है 1, और 1 फोर्स मान लो सफिशिएंट नहीं है बॉडी को मूव करवाने में, क्योंकि यहां पर जब ये बॉडी स्टार्ट होने की कोशिश करेगी तो यहां पर एक और फोर्स काम करेगा, उसका नाम क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। उसका नाम क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब जब तक कि ये आपका जो फोर्स है जो आपने लगाया है वह फोर्स इस वाले फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं करता है, कि इसको ओवरकम नहीं करेगा तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी, और जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है उसी का नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसका नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अच्छा एक और काम करो आप इस फोर्स को बढ़ाओगे तो एक फोर्स आने के बाद में ये बॉडी मूव करेगी, है ना, तो अब मूव कर रही है, तो अब जो फोर्स काम कर रहा है मूविंग टाइम पर, स्लाइडिंग के टाइम पर जो फोर्स काम कर रहा है उसका नाम क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसका नाम क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मेरी बात सही है क्या कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन, एक्टिविटी कर रहे हैं कि ब्लॉक ले लिया अपन ने, सरफेस पे रख दिया उसको अपन ने, और मैं उसको स्ट्रिंग से बांध के उसको पुल कर रहा हूं। अब पुल करते टाइम मैंने एक काम किया कि इस पे पहले मैंने बहुत कम फोर्स लगाया। जब मैं बहुत कम फोर्स से पुल करूंगा तो बॉडी मूवमेंट में नहीं आएगी। अब सोचो कि यार ये फोर्स गया कहां पर, क्योंकि आपने फोर्स लगाया है कुछ ना कुछ तो, और फिर भी बॉडी मूवमेंट में नहीं आ रही है। तो इसकी वजह यह है कि एक और फोर्स काम कर रहा है जो इनविजिबल है और वो अपोजिट में काम कर रहा है। तो जब तक आपके हाथ का फोर्स जो है उस फ्रिक्शन फोर्स को अपोज नहीं करेगा, ओवरकम नहीं करेगा, बैलेंस नहीं करेगा, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी और तब तक बॉडी आपकी रेस्ट पे रहेगी। तो उस टाइम तक जो फोर्स काम कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये बॉडी के ऊपर अपन सफिशिएंटली एक हाई फोर्स लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करेगी। अब जो फोर्स काम कर रहा है while moving the body, that force is known as sliding force, sliding friction. Okay, तो इसमें आप लिखो, है ना, it is, है ना, it is a force of friction, it is force of friction, है ना, which है ना comes into play while object is at rest, while object is at rest,
है ना। ये इसका रहेगा डेफिनेशन फ्रिक्शन फोर्स का। बात करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, है ना, तो इसमें आप लिखो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि, है ना, इन स्टेट ऑफ स्लाइडिंग, जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइडिंग कर रहा होगा उस टाइम पर, तो इन स्टेट ऑफ स्लाइडिंग, है ना, द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। एंड लास्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहली बात तो रोलिंग फ्रिक्शन कब प्ले में आएगा, कब एग्जिस्ट करेगा, तो बेसिकली ये करता है यदि मान लो कि ये ऐसा एक, है ना, ऑब्जेक्ट है जो रोल कर सके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोलिंग कर नहीं पाएगा। रोलिंग कौन कौन कर पाता है, या तो सिलेंड्रिकल हो या स्पेरिकल हो या सर्कुलर हो, वही चीज आपकी रोल कर पाती है। तो यदि ये मान लो कि सिलेंडर मान लो आप इसको, या इसको आप स्फीयर मान लो, अब जब ये यहां पर मूव करेगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि अभी भी कुछ ना कुछ तो अपोजिशन काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपोज हो रहा है। तो इस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा उसका नाम क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे आप लिखो वाइल रोलिंग मोशन द रेजिस्टेंस, है ना, प्रोवाइड बाई सरफेस is called rolling friction, okay. So in this session we learn that there are three types of friction. The first is static friction that comes into play when object is at rest, and the second is sliding friction. This friction, this type of friction will come into play when bodies are sliding over the surface, and the third is rolling friction, and this force comes into play while rolling motion, whenever an object is rolling over the surface. Rolling can occur with cylinder, sphere, ring. ओके, इस वाले ब्लॉक में या इस वाले ऑब्जेक्ट में रोलिंग पॉसिबल नहीं है, रोलिंग आपकी ओनली यहां पर ही हो पाएगी। ये काफी कॉमन सेंस की बात है ना। तो इस टाइम पर जो अपोजिशन बन रहा है, जो रेजिस्टेंस बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसका नाम क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। यहां पर एक और बात अपन नोट करेंगे, एक और पॉइंट अपन नोट करेंगे। आप बताओ मुझे कि किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना आसान होता है या रोल करना आसान होता है? किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाना आसान होता है या रोलिंग करवाना आसान होता है? तो आई थिंक कि मालूम पड़ रहा होगा आपको कि रोलिंग करवाना ज्यादा आसान होता है ना, कंपैरेटिवली स्लाइडिंग। जैसे मान लो मैं एक काम करूं, सोचना आप, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। कि जैसे मान लो कि मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ऑब्जेक्ट इस टाइप का है ना, और एक और ऑब्जेक्ट है जो इस टाइप का है, ठीक है। और एक बार के लिए आप ये अज्यूम कर लो कि जितना मास इस ऑब्जेक्ट का है, मास मान लो इसका 5 kg है, उतना ही मान लो इसका मान लिया कितना है, 5 kg है। अब बताओ मुझे कि इसको स्लाइडिंग करवा रहा हूं मैं इस साइड में, इसको मैं रोलिंग करवा रहा हूं इस साइड में, तो विच टास्क इज इजियर, कौन सा टास्क आसान है? तो नो डाउट दिस विल मोर इजी। और यदि ये आसान है, इट मीन्स कि यहां पर जो अपोजिशन है, अपोजिंग फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो क्या है, इसमें कम है, तभी तो आसान है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली, रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है दैट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। और इसके ना बहुत सारे इसके एडवांटेज भी इस चीज की, कि अपन जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि जो कैरी बैग होते हैं, है ना, बैग, उनके नीचे अपन व्हील लगा देते हैं, क्योंकि व्हील लगाने से क्या होता है कि वो आराम से मूव कर पाते हैं।
क्योंकि व्हील लगाएंगे तो कौन सा फ्रिक्शन प्ले में आएगा, रोलिंग मोशन वाला, रोलिंग फ्रिक्शन, और ये तो कम होता है, और यदि फ्रिक्शन कम होगा तो वी कैन, है ना, मूव इट इजीली। इसीलिए किसी भी लगेज का, किसी बैग के नीचे अपन व्हील लगा देते हैं, पहिए लगाते हैं, जिससे कि अपन फ्रिक्शन को कम कर सके, फ्रिक्शन को अपन ओवरकम कर सके। ओके, इसको आप नोट करें फटाफट से, है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज friction is a necessary evil. Friction is a necessary evil. देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, मतलब कि ये जरूरी भी है और ये बेकार भी है। इसके एडवांटेज भी है और इसके डिसएडवांटेज भी है, इसके प्रोस भी है, इसके कॉन्स भी है। तो कैसे? क्योंकि ये होना भी जरूरी है, ये नहीं होगा तो बहुत सारी एक्टिविटी अपन कर नहीं पाएंगे। आई थिंक कि अपन किसी फ्लोर पे चल नहीं पाएंगे, यदि फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो अपन चल नहीं पाएंगे, वी कांट वॉक। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा देन वी कांट राइट डाउन एनीथिंग ऑन बोर्ड और कॉपी। तो ये क्या है, जरूरी भी है। इसके अलावा इसके कुछ, है ना, इसके कुछ ना लॉसेज भी है, इसके कुछ माइनस पॉइंट भी है ना। तो इसमें लिखो आप, फ्रिक्शन हैज गुड एंड बैड बोथ एस्पेक्ट्स, दोनों इसके एस्पेक्ट होते हैं। ये अच्छा भी होता है और ये बुरा भी होता है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अब अपन बात करने वाले हैं वन बाय वन की, ये अच्छा क्यों है, इसके एडवांटेज क्या है, एंड व्हाई दिस इज बैड, ये बुरा क्यों है, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अच्छा इसलिए अपन बोल रहे हैं इसको, ये गुड अपन इसको इसलिए मान रहे हैं कि इसी की हेल्प से अपन चल पाते हैं, वी कैन वॉक, वी कैन टॉक। तो अपन जब अपन बोलते हैं ना, तब भी जीभ के बीच में, अपने टंग के बीच में और अपने माउथ के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, तभी वहां पे फ्रिक्शन होता है, अपन बोल पाते हैं। यदि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आपकी जीभ जो है, टंग जो है, बार बार स्लिपिंग करेगी, स्लाइडिंग करेगी, और उससे जो आप बोलना चाहोगे आप बोल नहीं पाओगे। तो देखो, टॉक करना, वॉक करना, राइट करना, लिखना, कुछ भी, ये सारी एक्टिविटीज जो है, इन सब में फ्रिक्शन जरूरी है। बिना फ्रिक्शन के आप चल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, ठीक है ना। ओके, तो आप इसमें लिखो। अच्छा, इसके अलावा इसका जो ये बैड क्यों है, वाई वी आर कॉलिंग इट बैड, ये बुरा क्यों है, तो ये बुरा इसलिए है कि इसी की वजह से मशीन्स के पार्ट में, मशीन जानते हो आप, भले कोई सी मशीन मान लो आप, फैन मान लो, है ना, कार मान लो, व्हीकल मान लो, कुछ भी मान लो आप, उन सब में जो उनके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स वो खराब हो जाते हैं, वियर एंड टियर। तो कैसे? क्योंकि जब फ्रिक्शन आएगा प्ले में तो एनर्जी को लॉस करता है। पहली बात तो फ्रिक्शन जो है किसी भी चीज की इफिशियंसी को कम कर देता है ना। जैसे मान लो कि ये कार है, मान लो कि ये कार है, ओके। अब ये कार मान लो इस साइड मूव कर रही है ना। अब जब ये इधर मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टा काम करेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये फ्रिक्शन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो कार मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स है। तो इस कार के इंजन को इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए ज्यादा एफर्ट पुट करने पड़ते हैं, ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। इसको इस साइड में आना है कार को, बट फ्रिक्शन उल्टा काम कर रहे हैं। अब उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए द इंजन, जो इंजन होगा कार का, दैट विल, है ना, पुट मोर एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट। और एफर्ट कैसे पुट करेगा, वो ज्यादा पेट्रोल बर्न करेगा, है ना, ज्यादा डीजल बर्न करेगा। तो यहां से मालूम पड़ रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से जो कार की इफिशियंसी है वो कम हो रही है। इसके अलावा देख लो आप कि जो कार के टायर होते हैं वो भी कुछ टाइम बाद में खराब हो जाते हैं, है ना। अपन टायर से, कार के जो टायर होते हैं वो आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ सालों बाद में खराब हो जाते हैं। खराब इसलिए होते हैं बिकॉज कार के टायर में और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा तो यहाँ पे एनर्जी बनेगा, हीट बनेगा, और हीट के बनने से इन कार के टायर की जो क्वालिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है ना। आज टायर नए हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम दे विल बी ओल्ड, पुराने हो जाएंगे, वो खराब भी हो जाएंगे, है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज है।
तो फ्रिक्शन अच्छा भी है, फ्रिक्शन बुरा भी है। ओके, अच्छा इसमें आप आगे और देखो, इसमें आप जैसे नेक्स्ट आप लिखो इसमें इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आप डालो वो आपका आएगा इसमें वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स, वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स, है ना, मशीन पार्ट्स। मशीन कोई सी मान लो आप, भले कार मान लो, फैन मान लो, व्हाटएवर जो भी आपकी इच्छा हो मान सकते हो आप। हर मशीन के पार्ट्स जो होते हैं वो खराब क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन, है ना। तो इसलिए फ्रिक्शन की हेल्प से ही चीजें अपनी खराब होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो आपके शू होते हैं, हाँ जूते जो होते हैं शू, उनका जो सोल होता है ना, सोल, वो भी कुछ दिनों बाद में खराब हो जाता है ना। नया शूज लेके आना और आफ्टर सर्टेन टाइम जो आपके शूज देखोगे ना आप, तो उन शूज का जो सोल है वो काफी हद तक डैमेज हो जाता है। डैमेज क्यों हुआ? बिकॉज वो शूज का जो सोल है वो कॉन्टिन्यूसली फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फील करता है। जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं ना, तो उस टाइम पर उस सोल के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है और इसी वजह से वो सोल की जो क्वालिटी है वो डैमेज होती है और आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ दिनों बाद में आपका शूज जो है वो खराब भी हो जाता है ना। तो वही चीजें है कि वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स, ये है इसका पहला इफेक्ट, फ्रिक्शन का पहला इफेक्ट इसका ये होगा। सेकंड देखो आप, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। कैसे? ये काफी आसान सा एग्जांपल है। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाई फ्रिक्शन। जैसे आप एक काम करते होंगे ना आप, कि सर्दियों में आप अपने हाथों को रब करते होंगे ऐसे बार बार, सर्दियों के टाइम पर। तो क्यों करते हैं अपन ऐसे? कि जब अपन रब करेंगे तो सरफेस नंबर तो ये बनी होगी, सरफेस 2 ये हो गई। जब इनको मैं रब करूंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ना। जैसे मैं इसको इस साइड मूव करा रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स आपका उल्टा काम कर रहा है, तब ये ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन नीचे काम करेगा। बट नो डाउट फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब फ्रिक्शन काम करेगा तो फ्रिक्शन के काम करने से हीट बनता है। इस पॉइंट को आप माइंड में सेव कर ले आज के बाद में, कि फ्रिक्शन की वजह से हीट बनती है। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप हाथों को रब करते हो तो आप, है ना, आपके हाथों में थोड़ा ना मतलब गर्मी आ जाती है ना, आपके हाथों में ना हीट बनता है और उससे अपने को सर्दी से राहत मिलती है ना, रिलीफ मिलता है। इसीलिए अपन हाथों को रब करते हैं, क्योंकि रब करने से फ्रिक्शन जनरेट हुआ और फ्रिक्शन की वजह से हीट बनता है। तो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्रिएट हीट, है ना। और ये एनर्जी का लॉस भी है ना। इसके अलावा जो मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स, माचिस, तो मैच बॉक्स में अपन, है ना, स्टिक को अपन से रब करते हैं तो जलती है स्टिक, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और फ्रिक्शन से हीट बनी और उसी हीट से जो स्टिक है वो जली है, जल गई है ना। तो सारी बातें आप याद रखिए कि हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट्स, एंड द लास्ट नेक्स्ट इज इट अपोजेस मोशन। ये तो पहली बात कर ली अपन ने, इस अपोजेस द मोशन, मोशन, है ना। इसके अलावा और देखो इसमें आप फोर्थ पॉइंट देखो आप, इसके इफेक्ट में आप पढ़ सकते हो कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन वॉक, वी कैन टॉक, है ना, वी कैन राइट, दीज ऑल एक्टिविटीज आर ओनली वी कैन डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन है इसलिए अपन ये कर पा रहे हैं। तो देयर आर सम बेसिक इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन से क्या होता है ना, ये भी आप याद कर ले। ओके, और देखो इसमें आगे अपन देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। ओके, समटाइम इट इज डिजायरेबल दैट वी वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड समटाइम वी वांट टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, बट क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन डू। ओके, अपन कैसे कर सकते हैं इन चीजों को कम और ज्यादा? तो देखो इसमें आप पहले अपन बात करते हैं कि इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट डिक्रीज इन फ्रिक्शन। ओके, अब देखो इसमें आप, जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो टायर जो होते हैं व्हीकल के टायर, उनकी आउटर मोस्ट सरफेस जो होती है वो काफी रफ होती है, मतलब कि वहां पे ग्रूविंग होती है। क्योंकि रफ करने से क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वहां पे उस टायर की जो ग्रिपिंग है रोड के साथ में वो अच्छी रहती है,
और यदि ग्रिपिंग अच्छी है तो टायर इजीली चल पाएगा या व्हीकल जो है वो सेफली मूव कर पाएगा, है ना। इसीलिए टायर पुराने होते ही अपन टायर चेंज करवाते हैं गाड़ी के, बिकॉज टायर यदि पुराना हो गया है तो जो रफनेस जो है टायर की, जो ग्रूविंग जो है वो फिनिश हो जाती है। और यदि टायर पे ग्रूविंग नहीं है, रफनेस नहीं है, तो टायर क्या करेगा, स्लिपिंग करेगा, और स्लिपिंग करना एक रिस्की है। इसीलिए अपन चाहते हैं कि इजीली चल पाए व्हीकल, सेफली चल पाए, तो अपन टायर पे ग्रूविंग करते हैं अपन। तो ग्रूविंग करने से जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट विल इंक्रीज। ओके, तो इस पॉइंट को आप लिखो एक बार, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन generally we do grooving on tires of vehicle, so vehicle can move safely without स्लीपिंग मतलब कि फिसल जाना, है ना। क्योंकि यदि टायर रफ नहीं होगा, टायर पे रफनेस नहीं होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कम काम करेगा, और यदि फ्रिक्शन फोर्स लेस होगा, कम काम करेगा, तो चांसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटीज बनती है कि वो टायर जो है स्लिप करे, और वो स्लिप करना रिस्की मैटर हो सकता है। इसीलिए अपन ये सब कुछ काम करते हैं। तो इस वाले फिनोमेना के अंदर अपन ने ये देखा कि अपन चाहते क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स अपन इंक्रीज कर दे, है ना। इसके अलावा एक आधे एग्जांपल अपन और ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपने शूज के या स्लीपर के जो अपन पहनते हैं ना, शूज का जो सोल होता है, उस सोल को भी रफ करते हैं अपन, रफ रखते हैं उसको अपन, या आप ये बोल दो कि वहां भी अपन ग्रूविंग करते हैं अपन, क्योंकि ग्रूविंग करने से, है ना, जो ग्रिप है सोल का, है ना, सरफेस के साथ में वो अच्छा रहता है। ग्रिपिंग अच्छा होगा तो अपन इजीली वॉक कर पाएंगे, इजीली अपन मूव कर पाएंगे, है ना। इसीलिए, है ना, अपन उस पर ग्रूविंग करते हैं। तो भले आप ये भी लिख लो, आप वी ऑल्सो डू ग्रूविंग ऑन दी सोल ऑफ शूज और स्लीपर में भी, है ना, दोनों पे, है ना, अपन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज या कुछ केस अपन ने ऐसे ले लिए जिनमें अपन ये चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाए, और इंक्रीज करने के लिए अपन ने जो रफनेस है, रफनेस वो अपन इंक्रीज कर दी। रफनेस को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ग्रूविंग बोल रहा हूँ, ग्रूविंग और ग्रूविंग, ठीक है ना। तो इस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रूविंग मतलब कि टू इंक्रीज रफनेस। ओके, नाउ we will discuss that how we can decrease friction, because sometime we want that friction force would be minimized, क्योंकि ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि friction force is a necessary evil, मतलब कि ये जरूरी भी है और ये बुरा भी है, ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। तो ये देखो अच्छा इसलिए है, देख पा रहे हैं अपन। अब यदि ये बुरा है तो इसको अपन कम कैसे कर सकते हैं अपन, हाउ वी कैन डिक्रीज। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन यही करने वाले हैं, इसको आप नोट करें। ओके, एंड वी विल मूव फर्दर। नाउ द मेथड ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे देखो डिक्रीज करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे जो जनरल तरीका है वो तो ये होता है कि आप लुब्रिकेंट्स काम में लो। आप लुब्रिकेंट्स जानते हो आप, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, क्योंकि इनसे क्या होता है कि जो सरफेस जो है दैट बिकेम स्मूथ, और यदि सरफेस स्मूथ हो गई इट मीन्स कि वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट रिड्यूस, है ना। तो ये भी आप देख लो एक बार के लिए, है ना। तो यहां पर लिखो इसमें टू डिक्रीज फ्रिक्शनल फोर्स वी यूज लुब्रिकेंट्स, है ना। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लुब्रिकेंट्स में आते हैं या तो ऑयल या ग्रीस, GREASE, ग्रीसेस एटसेट्रा, ये ओके। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, लुब्रिकेंट यूज करने से क्या होगा कि जो सरफेस जो है मशीन के पार्ट्स, है ना, की जो सरफेस जो होगी वो स्मूथ बन जाएगी, और स्मूथ बनने का मतलब ही क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स मिनिमाइज हो गया है। ओके, अच्छा, इसमें आप आगे वो लिख लो कि वी यूज लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीसेस एटसेट्रा, है ना। एंड बाई डूइंग दिस, ऐसा करने से, बाई
डूइंग दिस स्मूथनेस increases and hence friction decreases। ये इसकी पूरी कहानी होगी, है ना। स्मूथनेस इंक्रीजेस एंड हैंस फ्रिक्शन विल डिक्रीजेस। अच्छा, और देखो इसमें आप इतना आपने कर लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं जिनकी हेल्प से अपन फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि जो मशीन पार्ट जो होते हैं, है ना, व्हीकल के मान लो या कोई मशीन के मान लो आप, जो मशीन पार्ट होते हैं ना, उन मशीन पार्ट में अपन बेयर लगाते हैं, बेरिंग। उनसे क्या होता है कि वहां पे अपन जनरली ऑयल यूज करते हैं, अपन हर टाइम पे कॉन्टिन्यूसली या, है ना, फ्रिक्वेंटली अपन मशीन पार्ट्स में अपन ऑयल डालते हैं अपन, या ग्रीस डालते हैं अपन। बिकॉज ऑयल और ग्रीस डालने से क्या हो जाता है कि वो जो मशीन पार्ट है उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ बन जाती है। स्मूथ बनने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो एनर्जी का वेस्टेज कम होगा, क्योंकि ये अपन ने डिस्कस किया था अभी, है ना, कि फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से हीट बनता है ना, वो एनर्जी का लॉस है। तो मशीन पार्ट्स में या किसी भी इंजन का इफिशियंसी यदि आपको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए यू हैव टू मिनिमाइज फ्रिक्शन फोर्स, एंड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन फोर्स वी कैन यूज लुब्रिकेंट्स, है ना। तो ये वर्ड आप अपना ध्यान रखिए इस चीज का ना, लुब्रिकेंट्स। इसके अलावा और देखो आप एग्जांपल, आप जैसे कैरम बोर्ड आपने खेलते होंगे आप कैरम, तो कैरम बोर्ड में अपन कुछ पाउडर डालते हैं, अपन फाइन पाउडर, क्योंकि पाउडर डालने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो इजीली जो पक्स है वो आराम से मूव कर सकती है। तो कैरम बोर्ड वाला केस हो गया, है ना। तो ये लिख लो आपकी, इन कैरम बोर्ड वी यूज फाइन पाउडर। यदि आप लोग खेलते हो ना कैरम बोर्ड तो आपको मालूम होगा वी यूज फाइन पाउडर, काफी बारीक पाउडर होता है पाउडर, है ना। एंड इट डिक्रीजेज फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा ना तो जो पक्ष तो है वो आराम से इजीली, है ना, मूव कर पाएगी। ओके, इसके अलावा और देखो आप थर्ड पॉइंट कि कहां पर अपन फ्रिक्शन फोर्स को कम करने की कोशिश करते हैं। तो दो पार्ट तो अपने ये वाले हो गए, और देखो आप इसमें फ्रिक्शन फोर्स, जैसे मान लो कोई हैवी लगेज है, कोई मान लो कैरी बैग है, अब उस कैरी बैग के नीचे आपने देखा होगा कि व्हील लगे होते हैं, पहिए, रोलर। क्योंकि अपन डिस्कस किया था अभी कि पहिए वाले केस में क्या होता है कि रोलिंग मोशन होगा, और रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था अभी कि रोलिंग मोशन में या रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू स्लाइटली कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो हैवी लगेज को, है ना, कैरी ऑन करने के लिए, लेके आने के लिए जनरली अपन उस बैग के नीचे व्हील लगा देते हैं अपन, और व्हील लगाएंगे तो व्हील घूमेंगे, और घूमने से क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन प्ले में आता है, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, स्लाइडिंग के कंपैरेटिवली कम होता है ना। तो ये भी आप पॉइंट लिख लो कि जनरली वी अटैच व्हील, पहिए ना, या इसको आप बोल दो रोलर्स, है ना, टू कैरी बैग या लगेज मान लो, टू कैरी बैग, है ना। और ऐसा करने से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको अपन ने फिनिश कर दिया। अब ओनली पहिए रोल करेंगे, और रोलिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम होता है ना। रोल करना किसी चीज को आसान होता है, ये आपको मैंने बताया था अभी कि रोल करवाना, है ना, इज मच इजियर टास्क देन स्लाइडिंग, इसीलिए अपन वहां पे ये रोल्स या व्हील काम में लेते हैं। तो दीज आर सम बेसिक फिनोमिना, द बेसिक एग्जाम्पल इन विच वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अच्छा, और देखो आप एक और पॉइंट लिख लो आप कि वी यूज बियरिंग, है ना, बॉल बियरिंग इन मशीन पार्ट्स। कभी आप यदि किसी मशीन के पार्ट्स खोल के देखना आप, तो मशीन पार्ट्स में आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारे ऐसे बॉल बियरिंग होते हैं, ऐसे राउंड शेप में, है ना। यहाँ पर ये बॉल होती है और ये बियरिंग बोल्ट्स को, अब जब ये रोटेट करेगा तो इजीली घूम पाएगा। और अपन फ्रीक्वेंटली यहाँ पे अपन लुब्रिकेंट डालते थे इसके अंदर, क्योंकि लुब्रिकेंट डालने से भी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपना कमी होता
है ना, तो इसको बोलते हैं अपन बॉल बियरिंग, जिससे कि मशीन पार्ट्स, जो मशीन जो है स्मूथली काम करेगी और मशीन की जो इफिशियंसी है, काम करने की जो क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो दीज आर सम बेसिक फिनोमिना इन विच वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डिस्कस द फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, यह आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब तक के सारे चैप्टर में अपन ने बात की है फ्रिक्शन, है ना, इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स जनरली, बट अभी अपन बात कर रहे हैं कि फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है क्या, और यदि काम करता है तो उसका जो है एक्टिविटी क्या होता है ना, वो कैसे काम करता है, सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड, क्योंकि फ्रिक्शन तो आप जानते हो आप, बट फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड इज नथिंग, गैसेस और लिक्विड जो है उनका जो कंबाइंड नाम है, कंबाइनली दीज आर नोन एज फ्लूइड। तो आप पहले इसमें लिखो गैसेस एंड लिक्विड। गैसेस भले कोई सी भी हो, एयर हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई सी भी गैस हो या कोई सा भी लिक्विड हो, वाटर हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, तो गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉमनली known as fluid, FLUID। क्योंकि बच्चों को ये मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड, नहीं, गैसेस और लिक्विड बोथ आर नोन एज फ्लूइड। अभी अपन सीख रहे थे कि फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड बॉडी में कैसे काम करता है। जैसे मान लो कि एक व्हीकल मूव कर रहा है, तो व्हीकल भी कैसा है, सॉलिड है, और वो कहाँ मूव कर रहा है, सरफेस के ऊपर, वो भी कैसी है, सॉलिड है। तो जो भी अपन ने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है अब तक, उन सब में दोनों सरफेस जो थी वो कैसी मानी है अपन ने, सॉलिड मानी थी। अभी अपन बात कर रहे हैं कि फ्लूइड में फ्रिक्शन फोर्स कितना बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कभी आप एक काम करना कि अभी आप बाइक पे बैठ के जाना आप, तो आप फील करोगे कि जो एयर है, एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। तो जो एयर है वो अपोज करती है आपको, वो आपको पीछे की ओर ड्रैग करती है, पुश करती है, उसी को अपन बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैगिंग फोर्स, है ना, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैगिंग फोर्स। तो यहां पर एक और पॉइंट आप डाल दो कि फ्लूइड फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग फोर्स, DRAG, ड्रैग फोर्स, है ना। और इसको अपन थोड़ा फील करें अपन, तो इट इज वेरी इजी कि यदि आपने कभी बाइक यूज की है तो देखा होगा कि जो एयर जो है गैस जो है वो ट्राई करती है आपको अपोज करने का, है ना, आपके मोशन को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, उसी को अपन बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। अच्छा, एक और बात देखो आप, जनरली जो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली सॉलिड्स कम होता है ना। फ्लूइड जो है वो कम फोर्स लगाता है, कम अपोज करता है कंपैरेटिवली सॉलिड बॉडीज, है ना। तो यहां पर आप ये भी लिख लो कि फ्लूइड फ्रिक्शन इज लेसर देन फ्रिक्शन इन सॉलिड्स की कंपैरेटिवली जो फ्लूइड में फ्रिक्शन काम करता है वो कम फोर्स होता है ना। ये भी आप चीज ऑब्जर्व कर सकते हो आप, है ना। जैसे मान लो कि जो फिशेज है, मछलियां जो होती है पानी में तैरती है, तो वहां पर उनको जो पानी है वो लिक्विड में आएगा, तो पानी जो है उन मछलियों को अपोज करता है, उनके मोशन को रेजिस्ट करता है। तो वहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली वहां पर भी फ्लूइड फ्रिक्शन काम कर रहा है, बट वह फोर्स स्लाइटली कम होता है कंपैरेटिवली फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, है ना। ये पॉइंट भी आप याद रखो आप। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें कर ली अपन ने अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी अपन बात करेंगे कि हाउ वी कैन डिक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शन, कि फ्लूइड फ्रिक्शन को अपन डिक्रीज कैसे कर सकते हैं अपन। जैसे एक और आप एग्जांपल देखो कि जो एरोप्लेन होता है वो एयर में मूव करता है। अब वहां पे एरोप्लेन को जो एयर के पार्टिकल्स है वो ड्रैग करते हैं पीछे की ओर, पुश करते हैं, अपोज करते हैं। तो वी कैन से कि एरोप्लेन के ऊपर भी जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो काम कर रहा है। अब यदि अपन इस फ्रिक्शन को वहां पे कम कर दें अपन, तो जो एरोप्लेन का एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा,
क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज ट्राइंग टू वेस्टेज द एनर्जी। तो एरोप्लेन वाले केस में अपन ये चाहते हैं कि उस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो कम से कम रहे, है ना, उसको जीरो करना पॉसिबल भी नहीं है, कम से कम रहे। तो कम कैसे कर सकते हैं अपन, तो कम करने का हिंट आया है, जैसे आपने देखा होगा कि एरोप्लेन मान लो या कोई बोट मान लो आप, नाव, बोट, तो इन सब की जो शेप होती है वो होती है स्ट्रीमलाइन शेप। आई थिंक कि इन अर्लियर क्लासेस आपने पढ़ रखा होगा कि व्हाट इज द स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप ऐसी शेप होती है जैसे मछली की शेप होती है ना, मछली की ऐसे इस टाइप की, है ना, ये मछली है ना, तो ये हो गया अपना स्ट्रीमलाइन शेप, STREAM, स्ट्रीम लाइन शेप। एक सिमेट्रिक शेप को अपन बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, इस टाइप की शेप को, जिसमें जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम से कम काम करे, है ना, क्योंकि जब ये फिश जब आगे की ओर मूव करेगी तो जो एयर के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट आएगा, पहले ये वाला पार्ट आएगा, तो यहां पर कम फोर्स काम कर पाएगा, क्योंकि यदि इसका ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो अपन ब्रॉड कर देंगे, चौड़ा कर देंगे ऐसे, तो वहां पे जो ड्रैगिंग फोर्स बढ़ जाएगा आपका। तो उससे बचने के लिए जो मछली का शेप होता है ना वो ऐसा होता है, इस शेप को अपन बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, या इसको आप बोल दो सिमेट्रिक शेप, सिमेट्रिकल शेप। क्योंकि इस शेप के जो एनिमल्स जो होते हैं, जो बर्ड जो होते हैं, वो कम ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, और इसी को देख के ये कॉन्सेप्ट माइंड में आया होगा साइंटिस्टों के कि जो एरोप्लेन जो होता है उसका शेप भी आप क्या कर दो, ऐसा ही कर दो आप, इस टाइप का ही। तो एरोप्लेन जो होते हैं उनका शेप भी है ना ऐसा ही अपन करते हैं, जिससे कि वो इजीली मूव कर पाए ऐसा। क्योंकि ये भी क्या होगा, ये भी इसको कराएगा स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन, है ना। तो यहां पर आप लिखो, इसमें जो उतार ले आप नोट कर ले। अभी अपन बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन डिक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। अब देखो इसमें by adopting streamline shape of aeroplane we decrease fluid friction, hence efficiency of engine increases। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट अपना, है ना। और एक और आप बात लिख लो आप कि व्हाट इज द स्ट्रीमलाइन शेप, तो इसके लिए भी आप पॉइंट डाल लो आप, स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, ये एक ज्योमेट्री का नाम होता है ना, ज्योमेट्री का ये नाम होता है स्ट्रीमलाइन शेप। ये होता है कि it is such shape which minimize the dragging force, मतलब कि फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैगिंग फोर्स। ये होता है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन शेप, है ना, या इसको आप ये भी बोल सकते हो सिमेट्रिकल शेप, है ना। एग्जांपल लिख लो भले आप, है ना। शेप ऑफ फिश, जो फिश का शेप होता है वो कैसा कराएगा आपका स्ट्रीमलाइन। तो जो भी चीजें या जो भी एनिमल्स या बर्ड्स, है ना, फ्लूइड में मूव करते हैं, उनका शेप, है ना, ऐसा ही होता है कि वो फ्रिक्शन फोर्स को कम से कम कर पाता है, कम रखता है। तो फिश मान लो या बर्ड्स मान लो आप, काइट भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। काइट, पतंग, देखा होगा आपने, पतंग का शेप ऐसा होता है, ऐसा होता है पतंग का शेप। पतंग इस टाइप की होती है ना, क्योंकि इससे भी, क्योंकि पतंग को करना क्या होता है कि वो फ्लूइड में मूव करती है, एयर में मूव करती है, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स कम काम करे, इसलिए उसका शेप जो है अपन कैसा फिक्स करते हैं हमेशा, स्ट्रीमलाइन, है ना। तो फिश हो गया, बर्ड हो गया, काइट हो गया, एंड एरोप्लेन हो गया, है ना, एरोप्लेन हो गया, ओके, एंड बोट, BOAT, बोट, एटसेट्रा। सबका शेप, जो भी चीजें, जो भी एनिमल्स, जो भी बर्ड्स, है ना, फ्लूइड में मूव करते हैं, फ्लूइड के अंदर, उन सबका शेप देखना आप एक जैसा होता है।
और उसको बोलते हैं अपन स्ट्रीमलाइन शेप। और ऐसा रखने का फायदा क्या होगा कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम से कम रहेगा और जो भी चीजें हैं ये वो इजीली मूव कर पाएगी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो इतना ही है आपके, ठीक है ना। तो ये आपका आज चैप्टर पूरा हो गया है ना। यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको मेंशन करें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। ओके, बाय।